एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की 12th मैथ्स की चैप्टर 4 पर आधारित वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन और सारे लिख के करेंगे। इसके बाद में वापस आव्यू की चीज़ें आ जाती हैं इसी चैप्टर में। जो मैट्रिक्स को हमने लास्ट पढ़ा था, उस लास्ट में जैसे ए इनवर्स फाइंड किया था, या उसके बाद भी जो और चीज़ें होंगी ए इनवर्स को फाइंड करने की और मेथड क्या क्या हैं, एक इक्वेशन कैसे, केले हैमिल्टन इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ ए इनवर्स की सहायता से ए इनवर्स फाइंड करने के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी 3/3 के बाद फिर 4/4 में भी आ जाता है। 1 + a 1 + b 1 + c, फिर चौथी जगह आ जाएगा 1 + d। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 1/d, a b c d और लास्ट में 1/d। ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन को इसको ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये सारे गिवन है आपको, डिटरमिनेंट और फाइंड करना है, इसके प्रूफ इतना आना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। LHS पोर्शन लेने के बाद ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। R1 से कर लीजिए या R2 से कर लीजिए, C1 से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। मैं ले रहा हूँ R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर। ठीक है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर तो क्या बनेगा, देखिए ज़रा। A मैंने कॉमन निकाला, B भी मैंने कॉमन निकाला और C भी मैंने कॉमन निकाला। यहाँ से जब मैं A कॉमन लूँगा तो इस जगह तो 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है, A था ही नहीं, तो 1/A, यहाँ पर भी 1/A और यहाँ पर भी 1/A। जब कोई चीज़ कॉमन ले रहे हैं और वो चीज़ वहाँ नहीं है तो एक्चुअली में उस चीज़ से वहाँ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। या इसको यूँ कह सकते हैं कि हमने A से ही मल्टीप्लाई किया और A से ही डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला ये बाहर रखा है, डिवाइड वाले से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/A, ये 1, ये 1/A, ये 1/A। ठीक है, तो बना लीजिए क्या बनेगा। क्या बनेगा, ये 1 + 1/A, 1/A, 1/A। यहाँ क्या बचेगा, 1/B, 1 + 1/B, 1/B, 1/C, 1/C, 1 + 1/C। ओके, अब क्या करना है हमको। अब देखिए ये पोर्शन आपको दिखने लग गया होगा। 1 + 1/A + 1/B + 1/C, 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इसका मतलब मैं इन सारी रो को आपस में क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो क्या अप्लाई करूंगा मैं, R1 में मैं अप्लाई कर रहा हूं R2 और R3 को जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो क्या बचेगा, A B C तो है ही, आपको दिखाने के लिए ये स्टेप लिख रहा हूँ मैं। इसको जब ऐड करेंगे तो ये बचेगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। ठीक है, ऐसे यहाँ भी क्या बचेगा, 1 + 1/A + 1/B + 1/C। और ऐसे ही ये तीसरा एलिमेंट भी बचेगा, मैंने लिखा नहीं है, आप खुद लिख लेंगे। ये शेष दोनों रो 1/B, 1/C, 1 + 1/B, 1/C, 1/B और 1 + 1/C, ये सेम टू सेम बच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है वाली बात। अब इससे आगे क्या करेंगे, इस पूरी रो में ये तीनों एलिमेंट हैं, इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे। ले लीजिए कॉमन। कॉमन लेते ही सवाल बन गया आपके पास, A B C 1 + 1/A + 1/B + 1/C। फिर जब तीनों से ये कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बन गए होंगे, 1 1 1 1 1/B 1/C 1 1 + 1/B 1/C 1 1/B 1 + 1/C। ओके, अब क्या करना है, जब 3 1 1 आ गए हैं तो 0 बनाने हैं। C1 - C2, C2 - C3 कर दीजिए। A B C 1 + 1/A + 1/B + 1/C। क्या क्या बनेगा, C1 - C2 और C2 - C3। आप अपने तरीके से लिखेंगे, सिखा रखा है तरीका क्या है। 1 - 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसमें से माइनस करेंगे -1, 1 1/B 1 + 1/C। R1 के सापेक्ष कर देंगे प्रसार, R1 के एलोंग एक्सपेंड करने पर। ठीक है, एलोंग R1 एक्सपेंडेड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस तो 1 आएगा, यानी A B C 1 + 1/A + 1/B + 1/C 1,
ये और ये ढक जाएगा, इसके सामने की ये वाला कॉलम और ये वाली रो दोनों ढक लीजिए। -1 इंटू -1 -0 इंटू 1, तो -1 इंटू -1 -0 इंटू 1 कितना आया ये 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C दैट इज दी RHS। यही आपको प्रूफ करना था। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत पूछा जाता है, 3x3 का भी और 4x4 का भी, दोनों आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस। तो चलिए अभी हम जानेंगे सहखंडज, कोफैक्टर्स और माइनर। उससे पहले कुछ आव्यूह के जो कुछ टफ क्वेश्चन हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट करके लिए, वापस आव्यूह से चलते हैं। कुछ आव्यूह की चीज़ों को ध्यान में लेके आएंगे, याद करेंगे और फिर हम यहाँ आपको सिखाएंगे कि उसको कैसे लिंक करेंगे। अब आपको आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों को रीड कर लिया है आपने। अब इन दोनों को एक साथ बात करेंगे। पहले भी मैंने बताया था डिटरमिनेंट इज नथिंग, डिटरमिनेंट इज दी ए फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स विच हैज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हमने क्या कह दिया, डिटरमिनेंट कह दिया है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, और बहुत बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करता है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है। प्यारे साथियों, हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी वीक है तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की अलग से वीडियो डाल रखी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं, 9th एंड 10th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका एक चैप्टर छोड़ा हुआ है, पहला वाला चैप्टर, और वो इसी वजह से, ऐसे ही दूसरा वाला चैप्टर वो इसी वजह से छोड़ा हुआ है। पहला चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन छूटा हुआ है, जो इस 11th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन के बात कराना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियोस भी आपकी आ चुकी हैं, तो आप उस 11th क्लास की वीडियोस को, रिलेशन एंड फंक्शन को शुरू से लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझ लीजिए और उसके नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर आपका 12th का चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिगोनोमेट्री को आना बहुत ज़रूरी है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को भी लगातार देखते रहिए और उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। जब एक बार आपके रनिंग में आ जाएगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री केवल 2 दिन का है, केवल 2 डेज़ में मैं उस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ऐसे रिलेशन एंड फंक्शन भी केवल 2 डेज़ का चैप्टर है, वो भी उसमें जल्दी फिनिश हो जाएगा। 4 चैप्टर पर हम चल रहे हैं, लगभग एक और वीडियो में ये चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम केवल 3 या 4 वीडियोज़ में आपके 1, 2, 3, 4 चैप्टर फिनिश कर चुके होंगे, चैप्टर 5 पर आ चुके होंगे और 6 चैप्टर आपकी पार्ट 1 बुक में है। तो इस तरह से हमारा आधा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि क्लास 12th का इतना सिलेबस किसी ने भी इतनी फास्ट कराया होगा। सो आप लोग जुड़े रहें और इसी प्रकार से अपने साथियों को भी प्रेरित करें हमसे जुड़ने के लिए, और आई होप सो कि आपको हम पर विश्वास होगा और हमें भी गर्व महसूस होगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू दिस वन गिवन है, fx इंटू fy इक्वल्स टू, प्रूफ करना है fx प्लस y। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं अभी वहाँ लिखूंगा। पहले एक बार समझ लेते हैं। fx गिवन है हमको, fx जहाँ x है तो यहाँ देखिए हर जगह x आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं fy लिखूंगा, fy, x को मैंने किससे रिप्लेस किया है, y से रिप्लेस किया है, तो हर जगह x किससे रिप्लेस हो जाएगा, y से हो जाएगा। ये cos x था, अब क्या हो जाएगा cos y, माइनस के sin x था तो क्या हो जाएगा माइनस के sin y, ये 0। ऐसे ही ये sin y cos y 0 0 0 1। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। fx गिवन था, हर जगह x था, हमने x को रिप्लेस किया y से, तो यहाँ पर भी x को रिप्लेस करना होगा y से। y को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास fy आ गया है, fx आ गया है। मुझे अभी प्रूफ के लिए ये और चाहिए, तो मैं fx प्लस y भी निकाल रहा हूँ, fx प्लस y। अब ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ x था, x को किससे रिप्लेस किया है, x प्लस y से किया है। किससे किया है, x की जगह पर कौन आ गया है, x प्लस y। तो यहाँ भी हर जगह x की जगह पर कौन आ जाएगा, x प्लस y, cos x प्लस y माइनस का sin x प्लस y 0, sin x प्लस y, cos x प्लस y 0 0 0 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या करना है मुझको, LHS पोर्शन कौन है, ये रहा, fx इंटू fy, fx
इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू ये रखी है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 इंटू एफ वाई क्या आएगी वैल्यू कॉस वाई माइनस के साइन वाई कॉस वाई 0 0 1 0 0। ओके, क्लियर ये वाली बात। सॉल्व करिए, ये आपका LHS पोर्शन लिया है हमने। जस्ट अब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था, कैसे आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार फिर से। ये पूरी की पूरी रो है, इस रो को हम उठा लेंगे इसमें से निकाल करके और इसको इस फर्स्ट कॉलम पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई से, साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से, 0 का मल्टीप्लाई 0 से। ओके, ऐसे ही ये फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से करेंगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम से करेंगे सेकंड एलिमेंट, थर्ड कॉलम से करेंगे थर्ड एलिमेंट बनेगा। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। चलिए करते हैं। कॉस एक्स का तो कितना बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, चिन्ह आते चलते हैं प्लस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। आपको समझाने के लिए मैं 0 भी लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 भी आएगा ना तीसरा वाला टर्म, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये पहला एलिमेंट बना है अभी केवल। अब दूसरे कॉलम के साथ कॉस एक्स का साइन वाई के साथ, साइन एक्स का कॉस वाई के साथ, 0 का 0 के साथ कर दीजिए ज़रा। क्या आएगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और फिर प्लस का 0। अब तीसरे के लिए चलते हैं। इसको उठाकर इस पर करेंगे 0 0 0 इंटू 1 0। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए तीनों एलिमेंट लिख दिए। क्लियर ये वाली बात। चलिए सेकंड रो का करना है ऐसे ही। क्या क्या आएगा बताइए ज़रा। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या आएगा माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। मैंने जानबूझ करके अब नहीं लिखा है तीसरा वाला एलिमेंट, क्योंकि वो 0 ही तो आएगा। 0 आएगा तो मैंने इसलिए बार बार नहीं लिखा है उसे। एक बार में मैंने आपको दिखा दिया कि इस सब में 0 आ रहा है लास्ट वाला एलिमेंट, तो उसको क्यों लिखना। 0 को ऐड करेंगे तो वो वापस उतना ही हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाली रो में करिए, तो वो भी 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इस थर्ड वाली रो का करिए। थर्ड वाली रो का करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 0 0 1। तो 0 0 1 का 0 में करोगे 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे ही ये वाला भी 0 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे ही ये वाला 0 प्लस 0 प्लस 1। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा 2 एक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के देख लेते हैं और आप उनको याद भी कर लेंगे। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होता है बच्चे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। कॉस एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए बी का मतलब वही एक्स एंड वाई, जो भी एंगल है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि कहाँ क्या चीज़ बन रही है, उस हिसाब से हमको उसी का फॉर्मूला लगा देना है। अब आप गौर से देखिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये रखा। किसका फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ऐसे ही इसको देखिए, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस को मैं निकाल लूँगा कॉमन, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यही आ गया। माइनस को कॉमन लेने पर ये किसका फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। माइनस कॉमन लिया था वो ये रहा और फॉर्मूला बन गया ये साइन एक्स प्लस वाई का। ये वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही यहाँ की बात करिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। ऐसे ही यहाँ से भी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात एक ही है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव को पहले पढ़ा मैंने, माइनस वाले को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू फिर से 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये आगे 1। क्लियर है वाली बात। अब आप गौर से देखिए कि ये वैल्यू आपने कहीं निकाल के रखी हुई थी क्या, ये रखी।
इसको और इसको वैल्यू को देखिए, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई 0, ये वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू थी, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी। यही आपको प्रूफ करना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इस मैट्रिक्स के लिए एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों हम मैथमेटिक्स, यही एक्चुअल में मैथमेटिक्स है, यही यूज ऑफ मैट्रिक्स है। यही 19, 20 दो क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं। इन क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि हमने मैट्रिक्स को कितना अच्छे से समझा और उसका यूज हम कैसे करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि किसी व्यक्ति के पास, व्यापारी जो है उसके पास 30,000 रुपये हैं। 30,000 रुपये के जो 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड। अब हमें पता तो है नहीं कि 2 बॉन्ड कितने कितने रुपए के हैं, तो हमने मान लिया कि एक बॉन्ड x रुपये का है तो दूसरा कितने का होगा, वो 30,000 माइनस x का होगा। ठीक है, अब वो बॉन्ड जो है उसकी रेट पर दिए जाते हैं, एक 5% पर है, एक 7% पर है और ब्याज मिलता है। अगर ब्याज 1800 रुपये हो एक ऑप्शन में दे रखा है और 2000 रुपये हो वो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। फिलहाल हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, ब्याज अगर 1800 रुपये हो तब कैसे काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड की कीमत है x रुपये, दूसरे बॉन्ड की कीमत 30,000 माइनस x रुपये। इनको हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, A इक्वल्स टू रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स हमने जो दर दी गई हैं उनको मान लिया, उसको कॉलम मैट्रिक्स। एक को आप रो मैट्रिक्स लेंगे, एक को कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। और बात ये नहीं है कि रो मैट्रिक्स लेंगे या कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन की जो शर्तें हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन की शर्त क्या है। शर्त ये है कि कॉलम की संख्या, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो रो बाई कॉलम होता है ऑर्डर, रो है 1 और कॉलम है 2, 1/2। अब अगला भी मैट्रिक्स हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जो 2/1 का हो, जो 2/1 का हो। तो इसलिए हमको ये इस तरह से बनाना पड़ा। अब आपको जस्ट क्या कर देना है, जस्ट आपको क्या कर देना है, A इंटू बी, यानी कि जो किसके बराबर है, 1800 रुपये के बराबर है। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, A का मतलब x और 30,000 माइनस x, ठीक, और B का मतलब 5% और 7%, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1800। अब आप पता है इसका क्या ऑर्डर था, 1/2, इसका ऑर्डर क्या था, 2/1। ये दोनों मैच होने चाहिए थे तभी होगा, तो ये कट गए। अब जो आएगा मैट्रिक्स बनकर मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। और ये भी कितने का है, 1/1 का, तभी तो कंपेयर हो पाएगी। कर दीजिए x का 5 के साथ, तो x इंटू 5% यानी अपॉन 100 प्लस इसको इस पर रख रहे हैं ना, रख दीजिए। तो 30,000 माइनस x का 7%, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। मुझे नहीं मालूम आप सॉल्व कैसे करते हैं, मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा ख़राब सा है। ये 5x अपॉन 100, ये माइनस के 7x अपॉन 100, तो मेरे पास बच गए माइनस के 2x अपॉन 100। ये 30,000 इंटू 7, तो 21,000, 4 0 आ जाएंगे, 4 बार 0 आ जाएगा, 4 0 थी ना, बाई 100 ये आ गया। क्लियर है वाली बात। 1 2 1 2 ये होगा 2100, इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा, तो 2x अपॉन 100 और 2100 में से 1800 चले गए, 300 ये बच गए। 2100 में से 1800, 300 ये बच गए। अब 2 से इसको मैंने फिर डिवाइड कर लिया, 150 और ये इधर चला गया, तो x इक्वल टू आ गया 15,000। इसका मतलब एक बॉन्ड की कीमत थी 15,000 रुपये, दूसरे बॉन्ड की कीमत थी 30,000, तो ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया, सेकंड भी कितने का हो गया, 15,000 हो गया। एक पर तो 5% की रेट से ब्याज मिल रही थी और एक पर जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो किसका मिल रहा था, 7% की रेट से मिल रहा था। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटेशनल मेथड है। कंप्यूटर में सीधे सीधे हम ये सब चीज़ें लिख देंगे। तो हम मान लीजिए कि LIC है या कोई और चीज़ है या कोई और नियामक है जो अपने बॉन्ड पेपर सेल करता है और या फिर ब्याज देता है या जो भी है, ठीक है, बैंक हैं, तो उनके कंप्यूटर में ये सब सॉफ्टवेयर के रूप में
दर्ज है। वो केवल क्या एंट्री करेंगे कि पहला बॉन्ड व्यक्ति ने कितने का लिया था, दूसरा कितने का लिया था, अब रेट कितनी देनी है, फिर कितनी देनी है, फिर कितनी देनी है, और वो 1 क्लिक करते ही उनके पास पूरा आ जाएगा कि हाँ सब कितनी उसको इंटरेस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन में साफ साफ आपको क्या गया, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक, 3 तरह की बुक दे रखे हैं और डजन में दे रखे हैं, डजन में दे रखे हैं, यानी कि 8 तो केमिस्ट्री की हैं, 8 डजन। ठीक है, डी लगा दिया मैंने डजन को, और सॉरी 10 डजन। ठीक है, 10 डजन है। फिजिक्स की हैं 8 डजन। ठीक, और 10 ही है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की कितनी है, 10 डजन। ये समझ में आ रही होगी मेरी फारसी, मेरे बोलने से समझ लीजिएगा। और इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। प्रति पुस्तक का मतलब 1 पीस का, 1 पीस की कॉस्ट दे रखी है, बुक्स दे रखी है डजन में, तो पहले इनको बुक बना लो। 1 डजन में 12 होती हैं, 1 डजन में 12 थिंग्स होती हैं। 10 डजन का मतलब 120 बुक्स, ये 96 बुक, और ये भी 120 बुक्स हो गए। ये टोटल बुक्स हो गए। अब इनको एक मैट्रिक्स मान लो, 120, 96, 120, और उसी ऑर्डर में रखना है लेकिन। और बी वाले को कैसे मानना पड़ेगा हमको, फिर एक अगर कॉलम में आ गया तो एक रो में चलना पड़ेगा, रो में चलना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट दे रखी है क्रम से ही दे रखे हैं, तो वो 80, 60 और 40। यहाँ कॉमे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब टोटल चाहिए उसको धनराशि कितनी प्राप्त की होगी, तो आ गया ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। टोटल धनराशि का क्या मतलब होगा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी कर देना। तो ए इंटू बी हो पाएगा क्या, बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन हमें तो बी इंटू ए करना है, बस बी इंटू ए कर देना। कॉलम को रो को कॉलम पर रख दीजिए, तो सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे। 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 40 इंटू 120। अब इसको सॉल्व करना मुझको आता नहीं है, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़े कम आते हैं मुझको बच्चों, है ना। 12th में हो आप, तो आप अच्छे से कर पाएंगे मुझसे बेहतर। तो आई होप कि आप ये आंसर निकाल लेंगे। ये आंसर आपका लगभग 20,000 के आसपास आ रहा होगा, 20,160 रुपये। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट टॉपिक पर। साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर एंड माइनर पर, यानी कोफैक्टर को हिंदी में कहते हैं सहखंडज और माइनर को कहते हैं उपसारणिक। तो सबसे पहले हमें उपसारणिक समझ लेना होगा, और उपसारणिक कितने बनते हैं, उसको कैसे नोटेशन करते हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं, तो वो भी हमें नॉमिनेशन करना सीखना है। ओके, चलिए, मैंने एक ये मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए है, ABCDEFGHI। इसके उपसारणिक यानी कि माइनर लिखने हैं। क्या क्या माइनर हो सकते हैं वो ध्यान से समझना। जितने एलिमेंट इसमें हैं प्रत्येक का अपना एक नेम है। फॉर एग्जाम्पल A11 अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे ए है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बी है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट सी है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है वाली बात। ये इसके अवयव हो गए, एलिमेंट्स हो गए। इन प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ये तो 3 हो गए, कितने हैं इसमें, 9 एलिमेंट। प्रत्येक 9 एलिमेंट के लिए एक डिटर्मिनेंट, एक सारणिक डिफाइन किया जा सकता है, उसको ही हम उपसारणिक कहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ध्यान से देखना। मैंने अवयवों को ए से करके डिनोट किया था, और अब मैं सारणिक को एम से डिनोट कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे सारणिक M11 लेना है। M11 का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या माइनर है, माइनर, M स्टैंड्स फॉर माइनर। तो माइनर कौन होगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये रखा है आपके सामने, ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसका मुझे माइनर ढूंढना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसके सामने की चीज़ों को ढक लीजिए। अब ये जो बचा 2/2 का, यही बस आपका माइनर है, E, F, H और I। ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, एकदम क्लियर हो गया। प्रत्येक के लिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझको तो सर M31 निकालना है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये रहा G, इसके लिए माइनर चाहिए, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए। कौन बचा, BCEF, यही माइनर है, BCEF। ये छोटी सी बात समझ में आ गई। हर एक के लिए निकलेगा, हर एक के लिए निकलेगा। मुझको तो M2
2 निकालना है साहब। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट के लिए निकालना है ये। कौन कौन ढका जाएगा ज़रा बताइए। एक तो ये और एक ये बीच वाली रो, इनको ढक लिया आपने। कौन कौन बचा, ए सी जी आई, ए सी जी और आई, ये इसका माइनर हो गया M22। क्लियर। उपसारणिक हो गए ये, इतने सारे उपसारणिक बन सकते हैं। ठीक है, अभी आप कह दोगे सर एक तो ये तो आपने 3x3 का ले लिया, एक 2x2 का लेके दिखाओ, ABCD, ये लो। देखिए जरा M21 ले लेता हूं, चलो 21। ठीक है, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट ये ढक लेना है और इसके सामने ये ढक लेना है। कौन बचा, B, ये लो। यही है, बस है ही नहीं है सारणिक, तो यही है उसका पूरा का पूरा एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है वाली बात, आपके बात समझ में आ गई होगी। अभी ये अगर 4x4 का हो जाए तो जो उसके माइनर बनेंगे तो माइनर 3x3 का निकल के आएगा। फिर ये 3x3 का था इसलिए 2x2 का मिला, 4x4 का हो जाएगा तो 3x3 का मिलेगा। फिर उसमें ऐसे भी माइनर बन जाएंगे। तो माइनर का मतलब जो है उससे छोटा, सारणिक का उपसारणिक, इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर। समझ गए, एकदम क्लियर। अब कोफैक्टर, अब ध्यान से इन दोनों में अंतर को समझना है बच्चे। कोफैक्टर क्या है और माइनर क्या है। माइनर मैंने आपको समझा दिया, कोफैक्टर और समझ लीजिए। अब कोफैक्टर को जानना बहुत बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, और ध्यान से समझना, थोड़ा सा अंतर है, केवल बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। क्या अंतर है, मैं देखिए कोफैक्टर को C11 यानी C से रिप्रेजेंट करूंगा, माइनर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, M से किया था, कोफैक्टर को C से कर रहा हूँ। C11, C12, इसके भी कोफैक्टर भी सारे के सारे निकलेंगे। फॉर्मूला क्या है एक्चुअली में, मान लीजिए मैंने CM1 निकालना है, M रो का nth कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर M प्लस n और M वही माइनर वही M इंटू n, M/n1। ठीक है, इसका मतलब C11 निकालने के लिए मुझको क्या करना होगा, C11 निकालने के लिए मुझे -1 की पावर 1 + 1 और M11, राइट बात है। अगर मैं इसको पूरा निकालना चाहूँ तो -1 की पावर कितना हो गया, ये 2 हो गई, और M11 फर्स्ट रो का और ये फर्स्ट ढक दीजिए, कितना आएगा M11 आएगा E H F और I। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात, क्या आएगा, ये -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस का हो गया, और ये कितना हो जाएगा, E इंटू आई माइनस H इंटू F। क्लियर। मान लीजिए C32 निकालना है, C32, तो -1 की पावर 3 + 2। ठीक है, और M32 तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये रखा और ये रखा, ADCF, AD और F, इसे सॉल्व कर लीजिए तो -1 की पावर 5 हो गई, -1 की पावर 5, और ये AF माइनस DC, जैसे इसको यूजुअली सॉल्व करते हैं। तो -1 की पावर 5 का मतलब ऑड है तो माइनस का साइन आ गया, AF माइनस DC। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आई होप कि आपको ये कोफैक्टर समझ में आ गए। एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक क्वेश्चन ले लिया है, 3x3 का लिया है। दूसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 4.4 का। ठीक है, इसमें एक ये सारणिक दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया है, और इसके क्या निकालने हैं हमको, कोफैक्टर और माइनर निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, माइनर निकालूंगा, क्योंकि कोफैक्टर में माइनर की आवश्यकता रहेगी। सारे निकालने को बोला है तो M11 निकलेगा, M12 निकलेगा, M13 निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही M21 निकलेगा, M22 और M33, फिर ऐसे ही 31 के लिए निकलेंगे, M31, M32 और M33। निकालिए ज़रा। M11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को ढक देना है, उसके बाद वाली चीज़ है 5 - 1 1 2। सॉल्व कर लीजिए ज़रा। 10 माइनस प्लस का 1 11 हो गया। M12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये और ये ढक लिया, कितना बचेगा, ये कितना बचेगा आपको दिख रहा होगा शायद, कितना बचेगा, 3 2 या 6, और पहले लिखे देता हूँ, ये बचेगा इसको ढकने पर 3 0 -1 2। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 6 और प्लस का 0, तो कितना बचा 6। 1 3 की बात करो, फर्स्ट रो का थर्ड,
तो 3 0 5 1, तो ये 3 माइनस 0 3 2 1, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट ये और ये भी ढक जाएगा, ठीक है, ऐसे ढका जाएगा ऐसे। तो कितना बचा 0 1 4 2, 0 1 4 2, कितना आएगा 0 माइनस 4 माइनस का 4 2 2, सेकेंड रो का सेकेंड, तो ये 2 माइनस 4, तो ये पहले लिख देता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट करने लग जाता हूँ। 1 0 4 2, 2 2 की बात की है ना, 1 0 4 2, ठीक है, कितना आएगा 2 माइनस 0, तो ये 2, 0 इंटू 4 करेंगे तो 0 आएगा। 2 3 की बात करते हैं, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। 1 0 0 1, 1 0 0 1, कितना आया ये 1 माइनस 0 यानी 1, ठीक है। ऐसे 3 1 की बात करो, ये ढक जाएगा ये ढक जाएगा, ऐसे 3 1 तीसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके सामने या इस सामने, तो 0 5 4 माइनस 1, 0 5 4 माइनस 1, सॉल्व करिए 0 माइनस 20, तो ये माइनस के 20। n 3 2 की बात कर रहे हैं, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये ढक गया ये ढक गया, -1 और ये 3 1 3 4 माइनस 1, कितना बचेगा -1, 3 2 की बात की है ना, ये -1 और माइनस का 12, तो कितना बचा माइनस के 13। m 3 3 की बात कर रहे हैं, ये भी और ये भी बहुत आसान है, आप लोग करेंगे 3 3 ये भी और ये भी, तो कितना बचा 1 3 0 5, 1 3 0 5, सॉल्व कर लीजिए, तो ये 5 माइनस का 0 5, मैं आगे से सीधा सॉल्व करके लिख दूंगा, केवल सॉल्व करके सीधा सीधा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना सारा काम किया, आगे क्वेश्चंस में हम इसको सीधा सीधा करेंगे, ठीक है। अब क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए, तो C11 निकलेगा, C12 निकलेगा, C13 निकलेगा, C21 निकलेगा, C22 निकलेगा, C23 निकलेगा, फिर C31 निकलेगा, C32 निकलेगा और C33 निकलेगा। थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत आसान है, केवल कैलकुलेशन पर डिपेंड करते हैं। अब 1 1 के लिए क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 1 और इंटू कौन आएगा M11, ठीक है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और M11 कौन था 11 प्लस का 11, ये आपका आंसर। C12 -1 की पावर 1 प्लस 2 और इंटू कौन M12, -1 की पावर 1 प्लस 2 का मतलब ऑड हो गया, ऑड हो गया तो कैसा आएगा माइनस का आएगा, और M12 कौन था 6, तो यानी माइनस का 6, ये इसका आंसर हो गया। C13 तो -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, 1 प्लस 3 4 हो गई पावर, -1 की पावर 4 का मतलब प्लस का साइन आ जाएगा, और M13 कौन था 3, तो ये इसके आंसर्स हो गए। ये अब आपको ऐसे ही कर लेने, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ओके। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में अभी आपको ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि जो और बताया जाए, वो सारे के सारे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, और इसके बाद एडजॉइंट ए के लिए और उसके बाद ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में चीज़ें आ गई हैं, और अब आप पीछे की चीज़ों को यानी कि मैट्रिक्स को और सार्डिक को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो पोर्शन आएगा वो 8 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में और लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है, फिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर के लिए आई थिंक के लास्ट वीडियो हो जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत काम की रहेगी, इसलिए आप तब तक इन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। और मेरा आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहना है कि 11th क्लास की रिलेशन एंड फंक्शंस की वीडियो 2 पार्ट में आ रही है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, कई बार देख लें, नोट्स बना लें, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री की आप जो प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं वीडियोस उनको देख लीजिए। आप 12th में हैं लेकिन अपने बेस को मजबूत कर लीजिए, जो आपके बेसिक्स कहीं कमज़ोर हो गए हैं उनको दूर कर लीजिए, उन कमजोरियों को, तो आप बहुत अच्छे से किसी भी कंपटीशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको फाइट कर सकते हैं। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।